आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस वक्त स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं हारून रशीद साहब और अदनान आदिल साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आज ऐसा करते हैं हिना न्याज़ी के पहले बात करते हैं सियासत पे, क्योंकि लोगों का सियासत में बड़ा शौक रहता है। लोग अपने मसाइल भूल जाते हैं लेकिन सियासत के मसाइल नहीं भूलते। तो अब इलेक्शन का जिक्र बहुत ज़्यादा हो रहा है और वो कन्फ्यूजन कुछ कम हो रही है और बार बार ऐलानात हो रहे हैं कि इलेक्शन वक्त पे होंगे। वज़रा भी ये कह रहे हैं और आज़म नज़ीर तारड़ जो वज़ीर कानून है उन्होंने कहा है कि कोई तोसी नहीं होगी असम्बलियों में। और पीपल्स पार्टी ने मुतालबा कर दिया है, उनके एक लीडर हैं कमर शाह साहब जो सिंध से ताल्लुक़ है उनका, नवीद कमर, वो कह रहे हैं कि 8 अगस्त को असम्बलियाँ तोड़ दी जाएं। तो हारून साहब ये एक तो 8 अगस्त को असम्बलियाँ वक्त से पहले तोड़ के 30 दिन लेना चाहते हैं ताकि 60 दिन कैंपेन के ना मिले, 90 दिन मिल जाएं और इमरान खान को खूब रगड़ा लगाएं, तहरीक इंसाफ को रगड़ा लगाएं। एक नाम तो कट जाएगा मेरी बात में से, तो खैर तहरीक इंसाफ को बहुत रगड़ा लगाना चाहते हैं, 90 दिन में कैंपेन करना चाहते हैं। और दूसरे ये कि बड़ी चेमगोइयाँ हो रही हैं कि निगरान वज़ीर आज़म कौन बनेगा और कुछ कशमकश हो रही है कि इलेक्शन के बाद वज़ीर आज़म कौन बनेगा। आप ज़रा तफसील से बताएं, आपके पास अंदरूनी ज़राए की खबरें होती हैं। वो आपने जो कहा ना एक नाम तो कट जाएगा, हाँ, तो वो मुझे वो मशहूर फिल्मी गाना याद आया अपने हमारे मोहतरम हबीब जालिब साहब का, जिनके साथ बहुत दिन गुजरे हैं, कि रक़्स ज़ंजीर पहन के भी किया जाता है। तू के ना वाकिफ़ आदाब। एक फ़ारसी का शायर है उस्मान हारूनी, कहता है तू कातिल क्या बहरे तमाशा खून मन रेजी, मना बिस्मिल के ज़ेरे खंजरे खूंखार भी रक़्सम, अगरचे कतरे शबनम न पोयत बरसरे खारे, मना माँ कतरे शबनम बनो के खार भी रक़्सम। के तू वो कातिल है जो सिर्फ तमाशा देखने के लिए मुझे ज़िबा करता है, मना बिस्मिल के ज़ेरे खंजरे खूंखार भी रक़्सम, मगर मैं वो बिस्मिल हूँ जो खंजर के नीचे भी तड़प रहा है, तड़प सकता है। और अगरचे कतरे शबनम नो के खार पे ठहर नहीं सकता, मगर मैं वो कतरे शबनम हूँ जो नो के खार पे रक्स करता है। वाह वाह, ऐसे वक्त भी आते हैं, कोई बात नहीं है, ये दिन भी गुजर जाएंगे। गुजारे ये है, दो पहलू हैं। एक तो ये है पीपल्स पार्टी जल्द इलेक्शन चाहती है निस्बतन। वो तो चाहते थे कि भाई अक्टूबर में हो जाएं और 60 दिन में हो जाएं, और इसलिए कि उन्हें बेताबी है कि सिंध तो हाथ में है ही और वो हाथ में रहे, और अगर हो सके तो बिलावल को बनाया जाए। वो मंसूबा क्या मैं अर्ज़ करता हूँ आपसे, जहाँ तक मैं समझ सकूँ। और बलूचिस्तान भी वो समझते हैं, और ये बलूचिस्तान को तो ख़रीदारी करना चाहते, वो सादा सा नुस्खा है। तो वो अपना पंजाब में कुछ सीटें ले ली जाएं। तो दूसरा ये है कि वो कशमकश है कि कौन वज़ीर आज़म बनेगा। नेपोलियन ने कहा था नो फ्रेंड्स, देयर आर एलाइज एंड एनिमीज इन पॉलिटिक्स। सियासत में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, हलीफ होते हैं या दुश्मन होते हैं, ये याद रखें। और तारीख़ हमें बर्रे सग़ीर की बताती है कि मखलूत हुकूमतें कामयाब नहीं होती। अब ये जो 15 महीने से तो चल ही रही है, बस जैसी चल रही है वो आप देख ही रहे हैं। वो एक फिल्म का डायलॉग है, लल्लू ये जीना भी कोई जीना है। नहीं, इससे बेहतर मैं आपको जुमला सुनाता हूँ। वो आदमी मैंने फिर सोशल मीडिया पे नहीं देखा तो लगता है कि वो कोई यानी पेशेवर नहीं था, प्रोफेशनल नहीं था। एक आदमी एक खेत में से गुजर रहा है और करीब से एक दूसरे आदमी को गुजरते हुए देखता है, ऐसा लगता है कि वो किसी और ने बनाया, और वो उससे कहता है चौधरी दुनिया दे आ ते गए हैं, पर इंज लगता फेरा ही पिया है, फेरा ही पिया। तो ये कि मतलब वो खुद अपना रो रहे हैं कि हमने तो मुल्क को बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी, हालांकि मरे जा रहे थे, वे मुकदमात खत्म कराने थे। हदफ क्या है इस सारी काविशों का, सब की काविशों का हदफ एक है, पीटीआई को मैदान से निकाल दिया जाए। और निकाल दिया, मैं आज भी नहीं मानता कि निकाला जा सकता। अच्छा, इसलिए कि कभी ऐसा तारीख में तजुर्बा कामयाब नहीं हुआ। पाकिस्तान में देख लेना, पीपल्स पार्टी को निकाल सके थे, नवाज शरीफ को निकाल सके थे, यानी हाई कोर्ट ने नाअहल करार दे दिया, तो फिर वो आज इस पोजीशन में बन गई थी। अच्छा,
वो नहीं, काफी लीग बन गई मगर वो कुछ अरसे के लिए रही ना। तो ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है, सिचुएशन क्या है। ये तो पॉलिटिक्स में 100% प्रेडिक्शन तो करना मुमकिन नहीं होता, जो लोग करते हैं ये दावा है और दावा बातिल होता है। तो हदफ ये है कि उसको निकाल दिया जाए, लेकिन अगर वो अपने कार्ड टैक्टफुली प्ले करेंगे। देखिए 400 में से पंजाब में सिर्फ 40 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने छोड़ा है, 80% नहीं छोड़ा। हाइप उसको बहुत दी गई है। हाँ। और वोट उसके बाद दोहराने की ज़रूरत नहीं है, इंटैक्ट हैं। और सर्वे का भी कल आपको बताया था, यूरोपीय यूनियन का दबाव आ रहा है इलेक्शन फेयरों में। सबसे अहम बात IMF का आ रहा है। सबसे अहम बात यह है कि 1000 पाकिस्तानी अगले चंद दिनों में, मुमकिन है अगले हफ्ते हम जब हम प्रोग्राम करें तो पहुंच चुके हैं, चंद दिन के बाद दुनिया भर से पाकिस्तान पहुंच रहे हैं मॉनिटरिंग के लिए। उनका कोई ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है। उनके साथ इंसानी हुकूक की तंजीमों के लोग आ रहे हैं। और मैं आज भी इस पर कायम हूँ कि मसले का हल एक ही है, कशीदगी कम की जाए और ऑल इंक्लूसिव इलेक्शन होने चाहिए। और जबर से कायम की गई हुकूमत कोई हुकूमत नहीं होती। और पॉलिटिकल साइंस का ये उसूल है कि अगर 20-25% लोग प्रवोक हो जाएं तो गवर्न नहीं हो सकता मुल्क ठीक तरह से। और ये खुद फरेबी का शिकार हैं। और यही इंसान के सबसे बड़े अमराज में से एक मर्ज़ खुद फरेबी है, एस्केपिज़म है, कि वो अपना एक वेब ऑफ इमेजिनेशन में चला जाता है, ख्वाबों की एक जन्नत तामीर करता है। मुझे तो ये जन्नत जो है मुजस्सम होती नज़र नहीं आती। मुराद अली शाह कह रहे हैं कि बिलावल जरदारी ही बनेंगे वज़ीर आज़म। दिल की मुजस्सम नहीं होने पाती, ख्वाब बनने नहीं पाता कि बिखर जाता। तो बिलावल जरदारी नहीं बनेंगे? मैं नहीं जानता, अल्लाह बेहतर जानता है। नवाज शरीफ भी बनना चाहते हैं, बिलावल भी बनना चाहते हैं, शहबाज शरीफ भी बनना चाहते हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ बड़ी मुहिम शुरू हो गई है। हाँ, ये बड़ा निकम्मा है, सोफिस्टिकेटेड तरीके से है और बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से। और जाहिर है ये वो लोग हैं जो बिलावल को बनाना चाहते हैं और हम जरदारी साहब के ईमा पे ही कर रहे होंगे। लेकिन बहरहाल जो बात हम हमेशा भूल जाते हैं और अक्सर मैं उसका याद दिलाता हूँ, आपको याद दिलाते रहना चाहिए कि वह इल्लाह है तुरजुल उमूर, मामलात उसकी बारगाह में पेश किए जाते हैं। वो कौमों को कितना अरसा इब्तला में रखता है और किस लिए रखता है? बेहतरी के लिए रखता है। कभी देखिए कुरान करीम कहता है कि जिस दिन उसने इंसान को पैदा किया, कतबा अला नफ्सिही रहमा, अपने आप पर रहमत को लाजम कर लिया। वाह, लिख लिया अल्लाह ने। तो अगर अल्लाह ताला ये फरमाते, इरशाद फरमाते कि रहमत को लाजम कर लिया तो ये काफ़ी था। मगर ये क्यों कहा लिख लिया? ये बताने के लिए कि मेरा रहमत का कानून मेरे अदल के कानून को डोमिनेट करता है। और सज़ाएं दी जाती हैं, आदमियों को आजमाइश में डाला जाता है। हमेशा सज़ा नहीं होती, ये मुगालता है। आजमाइश अगर सज़ा होती तो पैगंबरान उज़ाम क्यों तकलीफ में डाले जाते? उनको कोई सज़ा देनी मकसूद नहीं थी। उन्हें उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होती है। अगर जिंदगी में मसले को आदमी मसला समझ ले और खुद पे तर्स खाने लगे तो वो कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, कथा कलामी अगर उसको चैलेंज समझ ले हाँ, और उसका हल तलाश करने की कोशिश करे, यानी PTI में भी सेल्फ पिटी गालिब आ गई है और दुख दर्द बहुत है और मायूसी ज़्यादा है। लेकिन अगर वो इसको चैलेंज समझें और इसका हल तलाश करें तो इसका हल निकल आएगा। तो निगरान वज़ीर आज़म कौन बनेगा? निगरान वज़ीर अगस्त में बस 1 महीना रह गया। नया नाम तो मोहतरमा जुगनू मोहसिन साहबा का है। अमेरिका तशरीफ ले गई हैं। अमेरिका या लंदन? मोहतरमा लंदन। मोहतरमा मरियम नवाज की तालीक रही हैं। अच्छा, उनकी 2 तालीक रही हैं, दूसरी तो पसंद नहीं करेंगी कि उनका नाम लिया जाए। अच्छा, वो तो बेजार होकर चली गई हमेशा हमेशा के लिए। उन्होंने फिर उनसे ताल्लुक ख़त्म कर लिया। अच्छा, बता दें, ऐसे क्यूरियोसिटी रहेगी? नहीं, ऐसे बता दो, बताने की बात रहेगा ना। नहीं देख लें, ऐसे ही बता दूं। मैं नवाबजादा नसरुल्लाह खान के महफिल में बैठता रहा हूँ, अगरचे मैं वो वैसा तो दाना नहीं हूँ। नहीं, फिर भी कुछ तो दसो ना, इशारा भी नहीं, जितनी मर्जी कोशिश कर। अच्छा, और सवाल। अच्छा, और अपने बरादर मोहसिन बेग साहब ये कहते हैं कि मैं तो बनूंगा तो वज़ीर आज़म ही बनूंगा, मुझे वजारत दाखिला ऑफर की जा रही है। उनके करीबी हल्के ये दावा करते हैं। हाँ हाँ, तो वज़ीर दाखिला बनकर मैंने क्या करना? अच्छा, वो तो बड़ी पोस्ट होती है वज़ीर दाखिला।
खुद उनके लिए छोटी हो सकती है, एक पोस्ट आपके लिए बड़ी हो सकती है और हिना न्याजी के लिए छोटी हो सकती है। हाँ, हिना के लिए तो कोई बहुत बड़ी पोस्ट, सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस। आई एम गुड हियर। बात करो बस, ज्यादा नहीं, कोई लंबी हो गई है। तो हारून साहब, ये आजकल बड़ी एक अच्छी पेशरफ्त हुई है कि हमारे मुल्क में एक 1960 की दिहाई में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल शुरू हुआ, केमिकल फर्टिलाइज़र का, उससे प्रोडक्शन बढ़ गई, खुशहाली आई हमारे मुल्क में। अब एक नया ग्रीन रेवोल्यूशन 2 आने वाला है, जिसमें लाखों एकड़ ज़मीन पर 50 अरब डॉलर खलीजी ममालिक जो हैं वो इन्वेस्ट करेंगे और ज़रूरी पैदावार बहुत बढ़ जाएगी और फिर लोग खुशहाल हो जाएंगे। आप क्या फरमाते हैं? ये वो ख्वाब हैं जो दिन की रोशनी में देखे जाते हैं। जी। मेरे साथ आप एक दफ्तर में तशरीफ़ ले गए थे जी, और एक साहब ने आपको 16 फाइलों पर मुश्तमिल एक बड़ी फाइल दिखाई थी। जी। उसमें ये मंसूबा था। अच्छा, ये सिविल हुकूमत का इनिशिएटिव नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट का ये तो इनिशिएटिव हमारे है। बरादरम हारून ख्वाजा का मंसूबा। जी, वो अपना इनिशिएटिव है। हाँ। और ये उन्हें ब्रीफ किया गया, उन्हें बताया माहिरीन ने। ये कुछ एक ग्रुप है एक्सपर्ट्स का, जो 16 जो बुनियादी अदारे हैं, अहम अदारे हैं, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, सिविल सर्विस है, पुलिस है, FBI है, वगैरह वगैरह, और वो उन्होंने इस पे 15 बरस तहकीक की है, 15-16 बरस, फिर उसको वो अप टू डेट करते रहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये ज़मीन कौन सी है जिसकी बुनियाद पर ये ख्वाब देखे जा रहे हैं? जी जी, ये अभी तक किसी ने इसका इजहार नहीं किया। मैं तफसीलात कुछ और बाद में आपको बताऊंगा अगले हफ्ते। 2000 बरस पहले जी जी, चोलिस्तान से एक दरिया गुजरता था, दरिया और हाकड़ा। सरस्वती। सरस्वती, हिंदू उसको सरस्वती कहते थे। हाँ। हमारी सरायकी बेल्ट के लोग और थार वाले, राजस्थान वाले उसे हाकड़ा कहते थे। हाकड़ा कहते थे। उसने रुख बदल लिया या खत्म हो गया? उसके वो जो जहां से वो गुजरता था उसके नीचे अब भी पानी मौजूद है और बहुत पानी है और मीठा पानी है। दरिया का पानी मीठा ही होता है। जी जी, और बेहतरीन पानी है। उसी से तो सिविलाइजेशंस बनी थी चोलिस्तान वगैरह। वो हाजी उसी से बनी। वो है 7 लाख एकड़ जमीन। अच्छा, ज्यादा उम्मीदें उसी से वाबस्ता हैं। ओके, ठीक है, उसको आबाद करेंगे। अच्छा, ये उसकी तरह नहीं है मंसूबा। इसमें जो चीज़ तजवीज़ की गई, मुझे नहीं पता अमल क्या होगा। 7 लाख एकड़ में से 1 लाख एकड़ तो अलाट कर दी गई। ठीक है। और बिल्कुल उस पर मतलब यानी कोई तवज्जो नहीं दी गई। और उस पर यह हुआ कि गन्ना उगा लिया गया। गन्ना और चावल उगाना ऐसी जगह पे जहाँ पानी बहरहाल महदूद है, काफ़ी है बस से। वो तो पानी की तबाही है। तो उस पर तो उगानी चाहिए, वो सब्जियां उगानी चाहिए, फल उगाने चाहिए, बागात उगाने चाहिए जो कम पानी, जिस पे कम पानी, जैसे कपास है। कपास पे भी कम पानी लगता है। तो ये है। उसके अलावा भी कुछ ज़मीन ली गई है। इससे डेफिनेटली ज़राअत में बेहतरी आएगी। लेकिन इसमें एक और चीज़ तजवीज़ की गई है कि खाद इस्तेमाल न की जाए। अच्छा। कुदरती खाद इस्तेमाल की जाए। ओके। और अब कुदरती खाद से आप गंदम उगाएं या कपास उगाएं तो हैरत अंगेज बात यह है कि उसकी पैदावार ज़्यादा होगी और ज़मीन की सेहत बरकरार रहेगी। आपको मालूम है पूरे मुल्क में खादों के बेमहाबा इस्तेमाल से ज़मीन के नीचे एक सख्त तह बन गई है। चुनाचे 1 साल गुजरने के बावजूद भी सिंध में पानी क्यों खड़ा हुआ है? इसलिए कि जज़्ब नहीं हो रहा। जज़्ब नहीं हो रहा। हाँ। ये कोई दानाई की बात नहीं। और बगैर खाद की गंदम साफ करके अगर आप बेचें तो लंदन में, चीन में, जापान में, बरतानिया में, फ्रांस में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में वो आप 6-7 हज़ार में मन बेच सकते हैं। ऑर्गेनिक। और ये ऑर्गेनिक जो है बतदरीज ज़मीन की ट्रीटमेंट करके पूरे मुल्क में उगाई जा सकती है। मेरी इस पे कई बार तभी लंबी मुलाकातें मरहूम डॉक्टर ज़फ़र अल्ताफ़ से हुई। वही बानी है इस मुल्क में ये जो ओलिव का सिलसिला शुरू हुआ है। तो उन्होंने सबसे पहले जैसे ही मोटरवे पे दाखिल होते हैं तो दाएं हाथ कलर कहार से पहले एक पहाड़ी इलाका है, पहाड़ के दामन में उन्होंने ओलिव लगाया था। उस वक्त जब मैं ये कहता था कि 2.5 करोड़ दरख्त हैं ओलिव के, आज से 35-40 साल पहले, तो बड़े बड़े अफसर मेरा मजाक उड़ाते थे, बड़े बड़े माहिरीन।
लेकिन मैं तो वो जो तहकीकाती रिपोर्टें थी उसी की तार के कोयले का भी मैं कहता वो आप कैसी बातें करते हैं, लेकिन वो तो जिन लोगों ने बाकायदा तहकीक की थी, ज़िम्मेदार आदमी थे। आज भी अगर आपको ज़राअत में इनकलाब लाना है तो चार चीज़ें हैं। लेज़र लेवलिंग, पेस्टिसाइड्स में मिलावट नहीं होनी चाहिए और वो आड़ती के ज़रिए नहीं मिलनी चाहिए, खाद बर वक्त मिलनी चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कुदरती खादों का इस्तेमाल होना चाहिए, जानवर पालने के हौसला अफजाई। यहाँ भी जो चीज़ें तजवीज़ की गई हैं उसमें यह है कि जानवर ज़्यादा पाले जाएं। जानवर होंगे तो कुदरती खाद होगी, दूध होगा। तो ज़री इनकलाब का लफ्ज़ तो मुबालगा में है, जो हमारा यानी मिजाज है, हाँ जी, हर चीज़ में, हाँ जी, हमारे मुल्क में हर चीज़ एशिया की सबसे बड़ी होती है। गन्ने की जो एशिया का सबसे बड़ा पुल है, एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। गंडेरियाँ जो है वो क्या होती हैं, लड्डू होते हैं, गंडेरियाँ नहीं होती। तो ये गंडेरियों को लड्डू कह रहे हैं। नहीं, मगर ये चंद सालों में बहरहाल इससे बेहतरी है, चंद सालों में हो जाएगा ये तो साल भर का भी काम नहीं। लो हैंगिंग फ्रूट है ये लो हैंगिंग फ्रूट है। ये मतलब अगर जिस रफ्तार से काम करेंगे और अगर मदद ली गई अपनी आर्मी की और माहिरीन की ख़ास तौर पे उनको शामिल किया गया तो ये जल्दी हो सकता है और इसमें इन्वेस्टमेंट इसलिए मैसर आ जाएगी। ये तो कितनी दफ़ा मैंने कहा है, आपको याद होगा कि चोलिस्तान के साथ साथ जो रकबा है उसमें फव्वारे लगाएं, उसमें 90% पानी बचता है, 70% ही बचे और उसी पानी से जो है वो चोलिस्तान को आबाद करें। पाकिस्तान का ज़री मुस्तकबिल का इन्हिसार इन्हीं सहराओं पे है और बलूचिस्तान पे है। देखिए जो टेक्नोलॉजी है, ये लोग कहते हैं इजराइल के पास ये टेक्नोलॉजी, ये उर्दन के पास भी है, ये मिस्र के पास भी है। आप अपने किसान को तालीम देते नहीं, उसको ये नहीं बताते कि ज़मीन जो है उसका वो करना चाहिए, सॉइल टेस्ट होना चाहिए, कहाँ क्या चीज़ उगती है, ये मेरी ज़मीन है यहाँ शेखपुरा में, अरुण साहब, और वहाँ उसने उगा दी अपनी सब्जियाँ और 5 के 5 एकड़ वो जल गई। अच्छा, क्योंकि मैंने उसने सॉइल टेस्ट नहीं कराया। तो बहुत ज़रूरी है पे चले जी, बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए जहानुमा। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं जहानुमा और इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है फरा अदीबा साहिबा ने, जो कि लाहौर में 3 स्कूल्स चला रही हैं मुस्तहिक बच्चों के लिए और उन बच्चों को बहुत सारी और भी सहूलियात फराहम करती हैं। खुद भी शी इज़ वेरी एजुकेटेड माशाल्लाह, PhD इन्होंने की है जेंडर एंड लिटरेचर में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत। आप सबका शुक्रिया आज यहाँ बात करने के लिए आपने दावत। देखिए, मुझे इजाज़त दीजिए मैं थोड़ा सा इनका तारुफ करा दूँ। मैंने ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, आपको पता मुझे वेलफेयर के इदारों से दिलचस्पी है, उनसे मिलता भी रहता हूँ, तमाम लोगों से जिनसे मुलाकात मुमकिन होती है। मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जिन्होंने अपने आप को खिदमत खल्क़ के लिए बिल्कुल वक्फ कर दिया, यानी पूरी ज़िंदगी तमाम जैसे डॉक्टर हमारे अमजद साकिब साहब हैं, जैसे दीप रिजवी साहब हैं, जैसे ईदी साहब थे, इमरान खान एक ज़माने में करते थे, वो PTI के सरबराह एक ज़माने में करते थे, मगर फिर वो अपना पॉलिटिक्स में भी चले गए, अगर जो वेलफेयर का काम करते रहे। अब वो कराची में है, चीपा है और लोग हैं, बहुत से लोग हैं। खुदा का शुक्र है पाकिस्तान में एक मुतवाज़ी सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है जिसकी वजह से ये माशरा अभी तक जमा जुड़ा है, इतने मसाइब के बावजूद, इतनी मुश्किलात के बावजूद। तो इनका असल तारफ ये है कि इन्होंने अपने आप को उसके लिए वक्फ कर दिया। कैसे कर दिया ये आप इनसे पूछें। बिल्कुल फरा अदीबा साहिबा, हम आपकी कहानी आपकी ज़ुबानी सुनना चाहते हैं। जी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं एक वेलफेयर का काम करूंगी या ज़िंदगी डेडिकेट करूंगी। ये अल्लाह ताला का प्लान था और हम सब जानते हैं कि जो अल्लाह ताला का प्लान होता है वही होता है। तो 2005 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन के इम्तिहान से फारिग हुई तो सोचा कि पोश इलाकों के साथ जो छोटी आबादियाँ हैं वहाँ के बच्चे सारा दिन क्या करते हैं, कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, उसको देखा जाए, क्योंकि मुझे घूमने फिरने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है। लाहौर में? जी, लाहौर में। तो मैं कोई ना कोई, जब मेरे पास फुर्सत होती थी तो चीज़ इस तरह ढूंढ लेती थी। अच्छा। तो लाहौर का नक्शा लिया, मुख्तलिफ जगह माँ की,
और मैं रोज़ एक नई जगह पे चली जाती थी। अब मैं जब वहाँ जाती और उन बच्चों को इकट्ठा करती, बातें करती, तो बीच में से इतनी मज़ेदार कहानियाँ मिलती और ज़िंदगी के ऐसे पहलू मिलते जो मुझे पहले नहीं पता था कि ये भी ज़िंदगी है, ये भी रियलिटी है। तो मैं उनको फिर लिखना शुरू हो गई। फिर मुझे ये पता चला कि जब बच्चों के पास जाते हैं तो उनको कुछ खाने के लिए लेके जाते हैं, ऐसे खाली हाथ नहीं जाते। हाँ जी। फिर मैं कुछ कैंडीज, बिस्किट साथ रखती थी, वो वापसी पे उनमें तकसीम कर देती। ठीक है। एक दिन मैं कच्चा जेल रोड, चूंकि ये मरसदू का इलाका, इसका नाम इसलिए कच्चा जेल रोड है कि ये कच्चा था सारा जी। वहाँ गई और एक खुले सहन में, क्योंकि कुछ कमरे बना के किराए पे किसी आदमी ने दिए हुए थे और एक एक खानदान के पास एक एक कमरा था। उनके बच्चे उस मुश्तरका सहन में खेलते थे, बैठते थे। मैं भी वहीं बैठ गई, उनको इकट्ठे करके और बातें कर रही थी। उनमें से एक बच्चा मेरे उस कैंडीज और बिस्किट्स वाले बैग को देख रहा था। मैंने सॉरी, वो देख रहा था कि मैं लिख रही हूँ, लेकिन मुझे लगा कि वो मेरे कैंडीज और बिस्किट्स वाले बैग को देख रहा है। तो मैंने कहा कि जब मैं जाने लगूंगी, ये मैंने आपको तब देने हैं, क्योंकि मैं ये समझती थी कि अगर बच्चों को पहले चीज़ें दे दी जाएं तो ये लेके भाग जाते हैं। बिल्कुल। तो बचपन से यही सुना था कि बच्चों को चीज़ दें तो फिर वो भाग जाते हैं लेके। तो मैंने कहा आपके लिए, लेकिन जब मैं जाने लगूंगी। लेकिन जो उसका जवाब था वो एक टर्निंग मोमेंट था, अल्लाह की तरफ से वो फैसला उस लम्हे में हुआ। अच्छा। उसने कहा मुझे कैंडी बिस्किट नहीं चाहिए, मैंने लिखना है, ये पेपर पेंसिल दें। तो मैंने कहा कि इतनी कम वसाइल वाली जगह पे एक बच्चा जिसने पजामा भी नहीं पहना, सिर्फ कमीज पहनी है, हाँ जी, उसके सामने खाने की चीज है और वो उसको नहीं अट्रैक्ट कर रही, नहीं हो रहा, और वो पेपर पेंसिल से हो रहा है, तो कितना इसके अंदर शौक है पढ़ने का। तो अल्लाह ने ये दिल में ख्याल डाला कि इनको पढ़ाओ। तो मैं स्टूडेंट थी, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, मिडिल क्लास से हूँ, वो बहुत ज़्यादा पैसे भी उस तरह आपके पास नहीं होते, लेकिन वो अल्लाह ने निकलवाया। मैंने कहा मैं आपको पढ़ाऊंगी। मैं अगले दिन गई, उसी बरगद के दरख्त के नीचे जहाँ हम बैठ के बात कर रहे थे, उनको इकट्ठा किया और उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। तो वो बच्चा जो है वो इंस्पिरेशन था, और इस वक्त उस बच्चे ने यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से एमएड विद एमए और उसके बाद एमएड कर लिया, और अब वो टीचर है। अच्छा, वो लोग अब आपसे ताउन करते हैं ऐसे जी, बच्चे? हमारे साथ वो ताल्लुक में हैं। इसलिए कि हमारा जितना भी ये प्रोजेक्ट है, जो भी इसकी समझ बूझ है, वो सारी अल्लाह ने इस काम से ही सिखाई और बताई कि अगर आपने कोई चैरिटी का काम करना है तो कैसे करना है। और वो ये अल्लाह ने सिखाया कि अगर किसी की मदद करें तो इस तरह करें कि उसका भला हो जाए, उसको दोबारा किसी से मांगना ना पड़े। कम लोगों के साथ आप खैर का काम कर लें, लेकिन वो लोग हों जो उसके बाद फिर अपने पाँव पे खुद खड़े हो सकें। अच्छा फराह साहिबा, तो किस तरह से फिर आपने स्कूल्स बनाए और कैसे, किन लोगों ने? फिर मेरा रिजल्ट आ गया और मैंने आफ्टरनून में यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। अच्छा। वो इसलिए कि सुबह में बच्चों को पढ़ाना होता था। सुबह में फिर बच्चों के पास स्कूल जाती थी, आफ्टरनून में यूनिवर्सिटी जाती थी। उसी बरगद के दरख्त के नीचे? 2-3 महीने के बाद ये हुआ कि चूंकि बारिशें जब होती थी तो खुला आसमान था, मसला होता था बच्चों को पढ़ाने में, वहाँ लाने में, बैठने में। तो वो ये सोचा गया कि करीब में कोई छोटी सी जगह किराए पे ले ली जाए। तो उसमें ये हुआ कि साथ ही गली में एक 3.5 मरले का घर था, जिसका नीचे वाला पोर्शन वो खातून रेंट पे देना चाहती थी। तो हमने वो लेके 2-3 महीने बाद बच्चों को वहाँ शिफ्ट कर दिया। और फिर ये हुआ कि मैं चूंकि स्टूडेंट, वो बताएं वो पैसे कहाँ से? जी वो सर जानते हैं, मुझे दरअसल मदीने जाने का बहुत शौक था। तो जब छुट्टियां हुई तो मैंने अपने वाले साहब से कहा कि मुझे उम्रा आप करवा दें। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जब ये स्कूल शुरू हो गया और फिर वहाँ बारिश होती थी, पानी का मसला है, उनकी कुछ स्टेशनरी लानी है, बुक्स लानी है, तो मेरे पास तो पैसे नहीं थे। मैंने अपने वाले साहब से कहा कि आप ना वो उम्रे के जो पैसे रखे हैं ना मेरे हिस्से के, वो मुझे दे दें, मैंने ये वाला काम करना है। तो बहुत ही अच्छे इंसान है, उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप नहीं जाना चाहती तो ले ले। तो फिर ये उन पैसों से शुरू हो गया, और ये ख्याल भी अल्लाह ने दिया कि ये पैसे इस काम के लिए इस्तेमाल किए जाएं। तब ये था कि उसका किराया जो था उस घर का जो हमने किराए पे लिया, वो मेरे पास नहीं था। जो पॉकेट मनी थी बहन भाइयों से, अब्बू से लिए, वो स्टेशनरी हर महीने आ जाती थी, एक टीचर साथ रखी, उनको पे दे दी, और यूटिलिटीज़ हो जाती थी। तो फिर मैंने साथ ही अपने घर के एक होम ट्यूशन शुरू कर दी। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था कोई भी काम करने का। तो उस खातून ने कहा कि आप कितने पैसे लेंगी, तो मैंने वही बताए जो किराए के हैं। तो कहने लगी बच्ची जो है थोड़ा बाहर से आई है, ज़रा मैनेज करने में मुश्किल है, और स्कूल भी ज़रा हाई फाई है, पढ़ाई भी मुश्किल है, तो आप तो ज़्यादा पैसे ले लें। तो वो मैंने कहा ज़रूरत ही इतने पैसों की है तो फिर ज़्यादा क्या करने हैं।
तो वो फिर उनको दे दिए। तो अब सुबह में बच्चों को पढ़ाती थी और दोपहर में यूनिवर्सिटी, शाम में वो होम ट्यूशन। और 2008 में पहली बार मुन्नू भाई हमारे एक फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनके रेफरेंस से हमारे स्कूल में बड़े अदीब, कॉलम निगार और सहाफ़ी। तो वो जब मुन्नू भाई को इस तरह की सब अदारों से दिलचस्पी थी, थैलेसीमिया के मरीजों के लिए मसलसल वो काम सुंदस फाउंडेशन के लिए काम करते, सुंदस फाउंडेशन के लिए। और जहाँ कहीं कोई ऐसे आदमी को वो पाते थे जिन्होंने ये कोई इस तरह का काम कर रहे हैं, तो उसकी हौसला अफजाई करते थे। तो वो जब होके गए तो उन्होंने नहीं बताया और उन्होंने कॉलम लिखा। पहले एक ब्रेक ले, फिर बात जी शुरू जी, करें। ये इतनी आपकी मज़ेदार दिलचस्प कहानी है और इतनी इंस्पिरेशन मिल रही है बहुत सारे लोगों को। मुझे इतनी इंस्पिरेशन मिल रही है आपकी कहानी सुन के, लेकिन इसको हम कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए जहानुमा। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं जहानुमा। फराह अदीबा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा फराह साहिबा, कहिएगा कि आपके स्कूल्स में इस वक्त कितने बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, क्या फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाती हैं और यूएसपी क्या है आपके स्कूल की? जी, आलम बीबी स्कूल में इस वक्त 1000 से ज़ायद बच्चे पढ़ रहे हैं। उनको किताबें, स्टेशनरी, दोपहर का खाना, सेहत की सहूलत, ये तमाम चीज़ें स्कूल की तरफ से तीनों दी जाती स्कूलों हैं। को मिलाकर। जी, अच्छा। इसलिए कि ये उन ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ इतने वसाइल नहीं है कि ये स्कूल जा सकें। और कुछ बच्चे ऐसे हैं उनके पास ये भी वसाइल नहीं कि वो 24 घंटों में 2 बार खाना खा सकें, तो दूसरी बार का खाना उन्हें स्कूल से मिलता है। अच्छा। इसलिए कि अगर बच्चा खाना नहीं खाएगा, उसके पास सेहत नहीं होगी, तो वो स्कूल में परफॉर्म कैसे करेगा। बिल्कुल। और 200 बच्चे ऐसे हैं जो इस वक्त मुख्तलिफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में और किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं। इसलिए कि आलम बीबी स्कूल का विज़न ये है कि हम इन बच्चों को नर्सरी क्लास में एनरोल करें और इनको उस वक्त तक सपोर्ट करें जब तक ये अपने पैरों पे ना खड़े हो जाएं। जैसे मैंने शुरू में बताया कि हम ये चाहते हैं कि हम इन बच्चों को उस वक्त माशरे में वापस भेजें जब ये इस काबिल हो जाएं कि अपने और अपने ख़ानदान के लिए बाइज़्ज़त तरीके से रोज़ी कमा सकें। और दूसरा, हम ये चाहते हैं कि हम इन बच्चों की तरबियत ऐसे इंसानों को बनाने के लिए करें जो हम इंसान अपने इर्द गिर्द देखना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपके तालीमी दर्सगाह ने आपको एक अच्छा इंसान नहीं बनाया, आपकी तरबियत नहीं की, तो उस तालीमी दर्सगाह का मकसद पूरा नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं जो बच्चा यहाँ से निकले वो इकोनॉमिकली, इमोशनली और मॉरली डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग हो, जिसे अपनी जिम्मेदारी का भी पता हो, ना सिर्फ अपने हक का। और इसके साथ ये है कि हमारे जो नारोवाल रोड मुरीदके में एक ब्रांच है और 2 कैंपस यहाँ चुंगी अमर सद्दू में हैं। तो अब हमारा जो 12 कनाल की ज़मीन है वो आलम बीबी के पास है। डोनेशन के पैसों से हमने ली। मुन्नू भाई के कॉलम के बाद हमें किसी ने राब्ता किया और वो पैसे दिए उसको लेने के लिए। ये कहाँ पर है? ये चंद्राई रोड, जिसको डिफेंस रोड भी कहते हैं, वहाँ पर है। इसका नक्शा बन गया है, LDS अप्रूव भी हो गया है। मार्च में इसकी पहली फेज़ की कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गई। अच्छा। ये बुनियादी तौर पर 50 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है। हम इसे अपना मॉडल स्कूल कहते हैं, इसलिए कि इसके अंदर हायर सेकेंडरी स्कूल है, इसके अंदर वोकेशनल ब्लॉक है और इसके अंदर क्रिएटिव लोगों की स्पेस बन गया है। पहली फेज शुरू हो गई है। हम ये मैट्रिक तक स्कूल है। हम ये चाहते हैं कि मैट्रिक के बाद जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसको हम पढ़ाई की तरफ लेके जाएं, जो नहीं पढ़ना चाहता उसको हम स्किल की तरफ लेके जाएं। क्योंकि हर बच्चा पढ़ने के लिए नहीं पैदा होता। पढ़ने से मुराद के बेसिक मैट्रिक एजुकेशन लेके आगे वो कुछ स्किल ओरिएंटेड ज़हन रखता है। तो हम बहुत सारे बच्चों को इसलिए ज़ाया कर देते हैं कि हम समझते हैं कि हमने सिर्फ उनको पढ़ाना ही है। और तीसरी तरह के वो बच्चे होते हैं जो क्रिएटिव होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, तो उनकी भी स्पेस डिज़ाइन की है कि सिर्फ एक अच्छे ख़ानदान का बच्चा ही अपनी मर्जी के करियर में ना जाए, बल्कि इस बच्चे में और उस बच्चे में कोई फ़र्क नहीं है। अल्लाह ने सारे बच्चे बराबर पैदा किए हैं, सारे इंसान बराबर हैं। तो इसके पास भी मैट्रिक के बाद चॉइस हो, ये पढ़ाई में जाए, ये स्किल में जाए, ये आर्ट में जाए। तो इसलिए वो हमारा मॉडल स्कूल है, क्योंकि उसके अंदर वो स्पेसेस डिज़ाइन किए हैं जो उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करेंगी। तो आपका एवरेज फी बच्चा कितना खर्च आ जाता है? हमारा जो एक स्टूडेंट है जो स्कूल में पढ़ रहा है उसका 3000 पर मंथ है। हमारा एक महीने का इस प्रोजेक्ट पे 30 लाख का खर्चा आता है। एक बहुत अहम आस्पेक्ट ये है कि लाहौर के सबसे अच्छे स्कूल की जो प्रिंसिपल थी
वो अब वहाँ पे प्रिंसिपल है। टीचर तनख्वाह आमतौर पे ऐसे इलाकों में मिलती है, उससे ज़्यादा तनख्वाह मिलती है। उन्हें मोटिवेटेड रखा जाता है, उन्हें मज़ीद तालीम हासिल करने की तरगीब दी जाती है। आपने तो विज़िट किया है। उन्हें मज़ीद तालीम हासिल करने की तरगीब दी जाती है, उसमें उनकी मदद की जाती है। अगर कोई बीमार हो जाए तो उसे कर्ज़ हसना दिया जाता है, जो बहुत आसान किस्तों में वो वापस कर दे। चुनांचे ये दरअसल रज़ाकारों की एक टीम है, ये कोई यानी रवायती स्कूल नहीं है। जी, और बहुत सारे लोग हम सुनते हैं कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हर सिस्टम इतना ख़राब है, और एजुकेशन का ख़ास तौर पर इसलिए क्योंकि उससे ही लोग निकल के मुख्तलिफ शोबों में जाते हैं। तो हम इसमें क्या करें? तो हमारा मकसद ये है कि हम एक मुतबादल ऐसा स्कूल दे सकें, ऐसा निज़ाम दे सकें, जो लोग ये शिकायत करते हैं वो उसको अपनी अपनी जगह पर रेप्लिकेट करें, खुद से करना चाहें, हमें कहें, हम आके कर दें। जिसका मकसद ये है कि एक ऐसा बच्चा स्कूल से निकले जिसके पास इल्म हो, सिर्फ इंफॉर्मेशन और डिग्री ना हो, जिसके पास ऐसी स्किल और ईमानदारी हो कि वो पाकिस्तान के दूसरे मुल्कों में जाए और वहाँ जाके हमारे मुल्क के लिए रेमिटेंस भी करे और हमारी इमेज बिल्डिंग भी करे कि पाकिस्तान के लोग ईमानदार होते हैं। हमारा ये मकसद है कि यहाँ से बच्चा जब किसी भी जगह पे जाए तो उसको देख के पता चले कि आलम बीबी से आया। देखिए, आप 3.5 करोड़ रुपए साल का तकरीबन खर्च कर रही हैं, 30 लाख रुपए महीना, तो ये डोनेशन लेने में मुश्किल तो पेश आती होगी। जी, कोई फॉरेन फंडिंग, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं है। ये तमाम इंडिविजुअल्स हैं जो चाहते हैं कि हमारी जो नई नस्ल है वो तालीम याफ्ता और तरबियत याफ्ता तो हो। जो हमारे सुनने वाले हैं, अगर कंट्रीब्यूट 50% नंबर स्कूल में होते हैं निसाब के, और 50% होते हैं अखलाक की तरबियत। हमने डिस्प्ले किया है आपका फ़ोन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर। जी, जो लोग अगर डोनेट करना चाहें, हमारा बैंक अकाउंट है, हमारा हर साल ऑडिट होता है, हम FBR से टैक्स एग्जेम्प्टेड है। हमने वो तमाम मेजर्स अडॉप्ट किए हुए हैं कि एक डोनर को तसल्ली हो कि अगर वो कहीं पैसे दे रहा है तो वहाँ लग भी रहे हैं कि नहीं। और मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि मुन्नू भाई चले गए तो 2008 से जब मैं उनसे मिली उसके बाद उन्होंने 2-3 बार कॉलम भी लिखे, लोगों को बताते भी थे, और बहुत मेंटोरिंग उन्होंने इस काम में मेरी की। तो उनके जाने के बाद मुझे ये होता था कि वो चले गए। इन स्पिरिट तो साथ ही हैं, हमेशा रहेंगे। बिल्कुल। तो कोई और अल्लाह ऐसा जो है ना वो वसीला बनाए। तो हारून साहब से फिर मुलाकात हो गई, तो मुझे ही लगा कि वो सिलसिला जारी फिर ऐसे हो गया है कि ये भी बिल्कुल उसी तरह हैं कि मेंटोरिंग करते हैं, गाइड करते हैं, लोगों को बता रहे हैं, और इतनी इनकरेजमेंट मिलती है इनकी बात से, इनके होने से, कि वो फिर अल्लाह बंदा कहता है कि अल्लाह ताला वाकई अगर आप जब नियत नेक हो तो अल्लाह भी मदद करता है। अल्लाह मदद करता है, कभी गैब से, कभी मौजूद से। मेरा ख्याल है टाइम भी कुछ कम खत्म हो चुका है। बहुत अच्छा लगा फरा साहिबा आपसे मिलके, आपकी बातें सुन के। आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, और हमने डिस्प्ले किया आपका अकाउंट नंबर भी। जो लोग डोनेट करना चाहते हैं वो दिल खोल कर डोनेट करें। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवेगा। थैंक यू हारून साहब, थैंक यू अदनान आदिल साहब। बल्कि आपका शुक्रिया अब नहीं, अब ये फॉर्मेलिटीज़ खत्म करते हैं, आप खुद अब एंकर बन गए हैं। आप मेरे हम दोनों ही अब इस शो को होस्ट कर रहे हैं। मेरा शुक्रिया अदा नहीं करना चाहती। प्रमोशन हो गई, प्रमोशन हो गई है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त हुआ है ख़त्म, हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़। बाखबर रहने के लिए सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें।